Good morning everyone, this is Pooja Verma. Welcome to our class. So our book name is History of Past 2nd Chapter 4 The Mughal Empire. बच्चों ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अभी ये जो लास्ट इसका टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि जो आपके रूलर्स हुए, मुग़ल एम्परर्स हुए, है ना, उनमें कौन कौन से रूलर्स ने जो है इफ़ेक्टिव रूल किया, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन जो लास्ट आपके मुग़ल एम्परर हुए औरंगजेब, जिन्होंने इफ़ेक्टिवली रूल किया, लास्ट रूलर नहीं, इफ़ेक्टिवली जिन्होंने रूल किया, दैट वाज औरंगजेब। उसके बाद वाले जो रूलर्स हुए उनके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन हम ऑल ओवर देखेंगे कि उसके बाद में, औरंगजेब के बाद में, है ना, 17th सेंचुरी, है ना, द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, इट मीन्स 17th सेंचुरी में जो है मुग़ल एम्पायर जो है वो ऑल ओवर कैसे वो चला, है ना, उसमें किस तरीके से जो है चेंज हुए, है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके के चेंजेस उसमें आए, तो ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो स्टार्ट द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। आपने देखा कि इतना स्ट्रांगली जो है बिल्डअप किया था इस एम्पायर को, मुग़ल एम्पायर को, जो स्टार्टिंग के जो रूलर्स हुए, 6-7 रूलर्स हुए, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली जो है इसे बिल्डअप किया था ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चल रहा था, आपके मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो रिसीव की, है ना, उन्होंने अपनाई, और इस तरीके से वो बहुत इफ़ेक्टिवली जो है वो रूल किया उन्होंने, है ना। तो ऑब्वियसली जो है उसमें प्रॉस्पेरिटी आनी थी, है ना, सभी चीज़ें अच्छे से चलनी थी। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी देन प्रॉस्पेरिटी। यस, मिलिट्री जो इनके मतलब जो भी इन्होंने रखे थे अपने मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी मनसबदार्स को, जागीरदार्स को, है ना, जब्त और जमींदारी सिस्टम था, तो इन सभी सिस्टम के कारण जो है प्रॉस्पेरिटी आनी थी, है ना, मतलब संपन्नता आ गई थी। देन लेकिन रियलिटी क्या थी? क्या सच में ऐसा था क्या कि सभी लोग जो थे वो पैसे वाले हो गए थे? क्या ऐसा हुआ था क्या? देखिए, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। यस बच्चों, देखो अभी भी आप देखते हो, घूमने जाते हैं हम तो बहुत सारे फॉरेनर्स को हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ विज़िट करने आते हैं ना, राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में बहुत सी जगह में फॉरेनर्स आते हैं। क्या उस टाइम भी आते थे? क्या ऑफ कोर्स आते थे, है ना, ट्रैवलर्स यहाँ पर घूमने आते थे। तो उन्होंने जब यहाँ देखा कि इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो उन्होंने इसे क्या बोला? फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। यस बच्चों, इसको मतलब इंडिया को इस नाम से उन्होंने पुकारा ना, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, ताजमहल गए होंगे वो, या और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने देखी होगी। देन व्हाट वाज रियलिटी? बट देयर सेम विजिटर्स वर आल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। यस बच्चों, इसी के साथ में क्या देखा उन्होंने? देखो अभी हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, अपार्टमेंट्स देखते हैं बड़े बड़े, है ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स हम देखते हैं। लेकिन क्या सब जगह बिल्डिंग्स बनी हुई है क्या? क्या गरीबी ख़त्म हो गई है क्या? गरीब लोग नहीं है क्या? नहीं, वहीं हम गरीब लोग भी मतलब देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो विजिटर्स आए उन्होंने यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फेबल लैंड ऑफ वेल्थ उन्होंने बोला, लेकिन साथ में उन्होंने देखा कि वहाँ पर इसी के साथ में उन्होंने किस नाम से पुकारा? द स्टेट ऑफ पुअर्टी। उन्होंने बोला स्टेट ऑफ पुअर्टी, बोला क्योंकि गरीब लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिले, है ना, झुग्गी झोपड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि जो मतलब जो डिस्टेंस था ना अमीरी और गरीबी का, वो बहुत बड़ा था ना। सो इनइक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग, तो एक तरीके से बहुत बड़ी इनइक्वालिटी थी, इक्वालिटी नहीं थी, है ना, मतलब जहाँ पे अगर अमीर लोग थे तो वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और गरीब जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑफ शाहजहाँ's रेन, और ऐसा किससे पता चलता है? जो शाहजहाँ के पीरियड का जो है एक डॉक्यूमेंट है, उससे भी ये चीज़ पता चलती है ना। देखो शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया था उस वक्त भी मतलब एक तरफ जहाँ ताजमहल बन रहा था ना, कितने मतलब उसमें कितने ज़्यादा उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है लगी, है ना, बहुत सारे लोग उसके अंदर लगे, है ना, लेकिन दूसरी तरफ जो है कई जगह लोग जो है भूखे भी थे, भूखे भी मर रहे थे, मतलब गरीबी जो है वो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसके क्या रीज़न्स रहे होंगे? बहुत सारे रीज़न्स इसके रहे होंगे ना। तो जो ये मुग़ल एम्परर्स थे वो मतलब इतना सारा जो है ये रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके, टैक्स वगैरह कलेक्ट करके जो है अपने मनसबदार्स और ज़मींदार जो थे इनके थ्रू जो है वो अर्न कर रहे थे, है ना। तो उनके कुछ एक्सपेंसेस भी रहे होंगे ना, मतलब कुछ खर्चा भी तो होता होगा ना। अगर कोई जो है किसी की अगर अर्निंग होती है तो उसके जो खर्चे होते हैं वो उस अकॉर्डिंग ही होते हैं ना। तो ये जो आपके कौन थे? एक्सपेंसेस ऑफ मुग़ल एम्परर एंड मनसबदार
मनसबदार, जो मनसबदार और मुग़ल एम्परर्स थे, इनके कुछ एक्सपेंसेस भी थे जिनके कारण से जो है ये जो गरीबी वाला आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए कैसे, हैड ड्यूअल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। इनके जो भी खर्चे होते थे ना, जो भी एक्सपेंस करते थे, किस में करते थे, ये अपने इनकी ज्वेलरी वगैरह ये पहनते थे, है ना, इनके जो भी क्लोथ्स होते थे या फिर जो भी इनके शौक होते थे उनको पूरा करने में ये जो है खर्च करते थे, है ना। तो उसके दो तरह से इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके से देखने को मिलेगा। कैसे है देखिए, Artisans and peasants who supplied goods and produce to emperor and mansabdar were benefited. Yes, जो भी इनके खर्चे होंगे, जैसे ये अगर ज्वेलरी पहन रहे हैं ना या फिर कपड़े पहन रहे हैं, तो ये किससे लेंगे? उन्हीं से लेंगे ना, जो सप्लायर्स होंगे उनसे लेंगे ना। तो एक तरीके से मतलब गुड्स और सर्विस जो है ये ले रहे थे, तो फिर उनकी एक तरीके से उनकी अर्निंग हो रही थी। जो भी पीजेंट्स होंगे ना, आर्टिसंस होंगे, उनकी अर्निंग हो गई। तो ये तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया कि उनकी अर्निंग हो रही है। लेकिन इसी के साथ में नेगेटिव इफेक्ट क्या था, अब ये अगर जो एम्परर है वो अगर उनको पे कर रहे हैं, आर्टिसंस को ना पे कर रहे हैं, तो वो पेमेंट आएगा कहाँ से? जैसे गवर्नमेंट है आपकी, है ना, गवर्नमेंट जो है आपको आपके लिए कोई फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करती है, जैसे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर आप ट्रेन में जाते हैं, है ना, तो मेट्रो में आप जाते हैं, मेट्रो में सफ़र करते हैं, तो ये जो फैसिलिटी आप ले रहे हैं, है ना, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को जो रेंट भी तो दे रहे हैं ना, टैक्स भी तो दे रहे हैं आप हर तरीके से, तो वही गवर्नमेंट की इनकम है ना। तो अब ये जो है इनको पेमेंट तो कर रहे थे, है ना, इन जो आर्टिसंस को पेमेंट तो कर रहे थे, लेकिन पेमेंट देने के लिए वो पैसा भी उन्हीं से ले रहे थे। कैसे ले रहे थे देखिए, बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पीजेंट एंड द आर्टिसंस। यस, वो एज अ रेवेन्यू जो है वो उनके ऊपर टैक्स लगा रहे थे, है ना, बहुत सारा टैक्स उनसे ले रहे थे। और मतलब ये तो हो गया ना, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, वो वाली बात हो गई। तो इनके पास तो आ रहा था, लेकिन बेचारे जो पीजेंट्स थे उनके पास में कुछ भी नहीं बच रहा था, क्योंकि वो अपनी सर्विस तो दे रहे थे, है ना, साथ में उनके ऊपर क्या लग रहा था, टैक्स भी तो लग रहा था ना, वो टैक्स भी उन्हें पे करना पड़ रहा था। तो उनके पास में जो है इनकम उतनी नहीं बच रही थी। ठीक है, आगे देखिए, द पुअरेस्ट अमॉन्ग्स देम लिव्ड इन हार्डशिप, द वेल्थियर पीजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। यस, अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैंने आपको बताया, जो गरीब लोग थे उनके पास में, मतलब जो आपके जो ये निचले लेवल पे जो आ गए ना, लोअर लेवल पे जो वर्कर्स आ गए, आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, फार्मर्स आ गए, पीजेंट्स, है ना, ये सब जो आ गए, इनके पास में तो ऐसा कुछ बच नहीं रहा था। लेकिन इसमें प्रॉफिट किसको हो रहा था ज़्यादा? जो मर्चेंट्स थे आपके, है ना, बड़े लेवल पे जो ट्रेड कर रहे थे ना, बड़े लेवल पे जो बिजनेस कर रहे थे, वो मर्चेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, इनको पूरा प्रॉफिट इसमें हो रहा था, है ना। तो इसी के साथ में एक चीज़ और देखना, जैसे बच्चों ये आपके मुग़ल एम्पायर है ना, तो इसमें क्या था, जो मनसबदार जो थे, है ना, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, है ना। तो उसमें जो आपके टोटल मनसबदार जो थे, उनमें से ओनली 5.6 मनसबदार, कितने, 5.6% मनसबदार ऐसे थे जो कि टोटल इनकम का कितना 65.6% पार्ट वो ले जाते थे। कैसे ले जाते थे, मतलब उनको पेमेंट करना होता था ना, जो किंग होता था उसे पेमेंट करना होता था, उनको देना होता था ना। तो जो ओनली 5.6% मनसबदार जो वो कि बहुत हाई रैंक वाले थे, उनकी जो सैलरी थी वो टोटल में से कितनी थी, 65.6%। इसको समझ में आया कि आपको, जैसे कि इसको ऐसे समझो कि 100% सैलरी है, उसका कितना पार्ट, 65.6% पार्ट जो है वो इतने से मनसबदार ले जाएंगे, ये 5.6% मनसबदार ये ले जाएंगे। बाकी जो बच गया वो बाकी के मनसबदार, ज़मींदार, वो ले जाएंगे बेचारे। लास्ट में जो आपके ये फार्मर्स बचते हैं उनके पास में फिर कुछ भी नहीं बचता, है ना। तो आप देख रहे हो, इससे समझ में आ रहा होगा कि जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जो लोअर लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनके पास में लास्ट में कुछ भी नहीं बचता था। ठीक है, तो ये तो हो गई बात की किस तरीके से जो है गरीबी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब जो ये मुग़ल एम्परर्स थे वो धीरे धीरे इस तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए ना। मुग़ल एलाइट बिकेम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप। अब ये एलाइट वर्ड यूज़ हुआ है, एलाइट वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है इसके अंदर, देखो जो मुग़ल जो एम्परर्स थे ना, तो वो बहुत बड़े लेवल पे जो है वो एम्पायर अपना चला रहे थे। उसमें छोटे छोटे जो है मतलब रीजनल एम्पायर भी उसमें चल रहे थे, मतलब कि जैसे कि आपके मराठास वगैरह ये भी जो है अपने एक पर्टिकुलर एरिया में अपना एम्पायर चला रहे थे, है ना। तो दैट आर कॉल्ड
allied, है ना. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. Yes, जैसे ही जो है अब कोई भी मुग़ल एम्परर है ना, उन्होंने अपना कोई सामंत या फिर कोई भी मनसबदार जो है उसको एक तरीके से हायर किया हुआ है किसी एरिया में, है ना, तो वहाँ पे उसने उसके भरोसे छोड़ दिया है ना. जो मुग़ल एम्पायर है, जो किंग है, उसने अपने मनसबदार के भरोसे वो एरिया छोड़ा हुआ है. तो जैसे ही वो पावरफुल होगा उस एरिया में, जब उसके हाथ में सारी पावर आ जाएगी, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो है अलग ही अपना मतलब एक तरीके से अपना एम्पायर अलग ही कर लेगा उससे, कि मुझे किंग का जो है उसके अंडर में नहीं रहना है, मैं इस एरिया में अपना अलग एम्पायर चलाऊंगा. तो वो एलाइट क्या कर रहे थे, जैसे ही वो पावरफुल हो जाते तो वो अपनी जो है इंडिपेंडेंस असर्ट कर लेते थे, है ना, उन किंग से अलग होके. ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी आएंगे. दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध. यस, हैदराबाद और अवध वाली जो आपकी प्रोविंसेस थी वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. वहाँ के जो मनसबदार थे, जो वो जैसे ही क्या हुए, पावरफुल हुए, उन्होंने जो है अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली, मतलब उन्होंने खुद को आज़ाद जो है अनाउंस कर दिया ना, किंग से अलग होके. देन ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज दियर मास्टर बाय द 18th century, द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड consolidated their independence political identities. yes बच्चों, देखो उस वक्त क्या था कि दिल्ली में जो था वो मतलब जो किंग होता था वो कहाँ बैठता था, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में बैठ के वो राज करते थे. तो आपकी जो ये जो रियासतें थी, जो प्रोविंसेस थी, जो अपने आप को जो है फ्री कर रही है ना मुग़ल एम्पायर से, तो वो लोग क्या कहते थे कि हम जो है वो दिल्ली में बैठे हुए राजा की जो है वो मतलब उनकी रिस्पेक्ट हम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जो है हमारे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, है ना. तो उनका क्या कहना था कि जो दिल्ली में जो बैठे किंग है उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जो होगा हमारे यहाँ पे हमारा एम्पायर जो है वो अलग चलेगा. तो इस तरीके से वो अपनी अलग डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लाइज कर देते थे, है ना. तो इस तरीके से जो है ये एलाइट्स जो है बहुत पावरफुल हुए और अलग से अपना एम्पायर इन्होंने खड़ा किया. तो धीरे धीरे जो है मुग़ल एम्पायर जो है वो इन प्रोविंसेस के कारण, इन जो मनसबदार जो इन्हीं के जो सामंत थे वो जो पावरफुल हो गए, है ना, और इनको क्या कर दिया, एक तरीके से इनका डाउनफॉल यहाँ पे हो गया ना. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा. ठीक है बच्चों, चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन काफ़ी स्टोरीज और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो थैंक यू.